नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जुलाई 2021 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग 36 प्लस MCQ सॉल्व करेंगे। साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या पे भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विशेष रूप से ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर सीरीज जो हम लोग मंथ वाइज निकालते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जितने भी रीजनल एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा 2021 होगी, यूपी SSSC PT एग्जाम होगा, लेखपाल का एग्जाम होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम होगा, दरोगा, कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है ये करंट अफेयर सीरीज। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए किस राज्य ने अपनी सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्रामीण सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन में राजस्थान, बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन में असम। तो यहाँ पे पहले का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वे अपनी सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्रामीण सचिवालय स्थापित करेगा। क्यों करेगा? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्रामीण सचिवालय स्थापित करने जा रही है। यह कदम राज्य में पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए उठाया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश में अभी 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय बनाया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने उन सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की घोषणा भी की है, जो किसी भी स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन से हटके। तो पंचायत का मुखिया गांव का अध्यक्ष होता है, जिसे सरपंच कहा जाता है। पंचायत की गतिविधियों को देखने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है। साथ ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान राज्य द्वारा नागौर जिले से अपनाया गया था, और इसकी घोषणा किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। केंद्र सरकार में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन में गोरखपुर दे रखा है, बी ऑप्शन में अयोध्या, सी ऑप्शन में लखनऊ, डी ऑप्शन में नोएडा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब है डी ऑप्शन, नोएडा में जो है भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो केंद्र सरकार ने नोएडा उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये भारतीय विरासत पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। साथ ही संस्थान कला के इतिहास, संरक्षण, संग्रहालय, विज्ञान, अभिलेखी अध्ययन, पुरातत्व आदि के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। साथ ही यह देश में अपनी तरीके का पहला संस्थान होगा और भारत की समृद्ध मूर्त विरासत में संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही संस्थान में अपने कर्मचारियों के लिए संरक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं भी होंगी। साथ ही पुरातत्व संस्थान, IGNCA, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और NRLC लखनऊ को भारतीय विरासत संस्थान के अंदर लाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जा रही है, जिसके लिए UNSW और भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी नोएडा में सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम की स्थापना के लिए UNSW के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम की स्थापना के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किया गया है। साथ ही UNSW स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवं मॉडलिंग पर एक कोर्स भी डिलीवर करेगा जो उसके द्वारा प्रमाणित होगा। साथ ही बात करें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। नासिर कमल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि वे किस कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो नासिर कमल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के लिए नियुक्त किया गया है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने BCAS के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं। तो यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक विंग है जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा की देखभाल करता है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। अब बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जनवरी 1978 में पांडे समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किस प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी की है? तो यहाँ पर 5वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो उत्तर प्रदेश में लागू की गई नई जनसंख्या नीति 2021 को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्वनिर्णय के माध्यम से सकल प्रजनन दर को 2.1 और वर्ष 2030 तक इसे 1.9 पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही इस नीति में 5 प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं: जनसंख्या नियंत्रण, मातृ मृत्यु दर और बीमारियों को समाप्त करना, और इलाज योग्य शिशु मृत्यु दर को समाप्त करना तथा उनके पोषण स्तर में सुधार सुनिश्चित करना, और युवाओं के बीच यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व सुविधाओं में सुधार और बड़ों की देखभाल करना प्रस्तावित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को तैयार किया है, जिसके अंतर्गत 2 बच्चों के नियम को लागू किया जाएगा। इस मसौदे के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण नीति का उल्लंघन करने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जैसे दंड के साथ नौकरी में पदोन्नति और सब्सिडी आदि को रोक दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश से जो चुने गए मंत्री हैं, जो केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से बनाए गए नए मंत्री, पहले हैं कौशल किशोर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑफ इंडिया। क्या बनाए गए हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब इनकी बात करें तो लखनऊ के कालीचरण डिग्री कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं कौशल किशोर, अभी हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। आगे बात करते हैं, जो दूसरी मंत्री बनाई गई हैं वो है अनुप्रिया पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। इनकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की सांसद व अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में मंत्री बनी है। इससे पहले मिर्ज़ापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल 2014 में भी मोदी कैबिनेट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रह चुकी हैं। 2019 में जब फिर से मोदी सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी हाल ही में 2022 में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनज़र अनुप्रिया पटेल ओबीसी का बड़ा चेहरा मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उन्हें अभी हाल ही में मंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले मंत्री को।
तो अगले मंत्री की बात करें तो पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तहत बनाए गए हैं। और ये जो है महाराजगंज से भाजपा सांसद पंकज चौधरी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। 6 बार ये लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। कहाँ से? महाराजगंज सीट से। आगे बात करते हैं एसपी सिंह बघेल की। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में नियुक्त किया गया है और इन्हें भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया गया है। इनकी बात करें तो आगरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल यानी सत्यपाल सिंह बघेल केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। ये कहाँ से सांसद हैं? आगरा से। आगे बढ़ते हैं, देखते 5वें मंत्री को। तो इनकी बात करें तो भानु प्रताप सिंह वर्मा, इन्हें जो है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया गया है। और ये जलौन गरौठा भोगनीपुर संसदीय सीट बुंदेलखंड से 5वीं बार सांसद चुने गए हैं और इनको मोदी मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया है। अगले सांसद हैं अजय कुमार मिश्रा। इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दिया गया है और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तहत बने हैं। और इनकी बात करें तो लाखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र टेनी मोदी मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए हैं। सांसद अजय मिश्र टेनी लगातार दूसरी बार खीरी लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। आगे देखते हैं 7वें मंत्री के बारे में। BL वर्मा बने हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। इनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तहत बनाया गया है। राज्यसभा सांसद हैं ये। राज्यसभा सांसद BL वर्मा भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। ये बदायूं के उझानी ब्लॉक के ज्योरा पारवाला गांव के रहने वाले हैं और BL वर्मा 1980 में RSS के खंड कार्यवाहक रह चुके हैं। साथ ही BL वर्मा को पिछले साल ही भाजपा ने राज्यसभा का टिकट देकर संसद भेजा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवविवाहितों में परिवार नियोजन के साधनों को बढ़ावा देने के लिए शगुन किट की शुरुआत की है, यानी शगुन किट का वितरण किया है? तो यहाँ पे 6 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो इस योजना के तहत जिले भर की आशाओं को स्वास्थ्य से संबंधित श्रृंगार किट उपलब्ध करवाई जाएगी। किट में गर्भ निरोधक दवाओं के अलावा बंदी, कंघी, कंडोम समेत अन्य सामान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक TATS मान्यता मिली है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा बाघ अभयारण्य सम्मिलित है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है सम्मिलित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं भारत की 14 बाघ अभयारण्य जो बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक TA या TS में मान्यता मिली है। पहला है असम में मानस, काजीरंगा और ओरांग को, असम से 3, और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, और केरल में पलम्बीकुलम को, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना को। उत्तर प्रदेश में यह आ गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व को, और महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को, और तमिलनाडु में मुदुमलई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को। इन दोनों को तमिलनाडु में मिली है। तो अब बात करते हैं इसकी छोटे से व्याख्या की। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने तेंदुओं, सहपरभक्षियों और शाक भक्षियों की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2018 में बाघों की संख्या के अखिल भारतीय आकलन के दौरान देश के बाघों वाले राज्यों में वनाच्छादित प्राकृतिक वासों के भीतर तेंदुओं की आबादी का भी अनुमान लगाया गया था। साथ ही 2018 में भारत बाघों के विचरण वाले इलाकों में तेंदुओं की कुल अनुमानित आबादी 2014 में 7,910 से बढ़कर 2018 में 12,852 हो गई है। कितनी हो गई है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2018 में 12,852 हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। 1987 बैच के किस IPS अधिकारी को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया DGP बनाया गया है? तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, मुकुल गोयल को बनाया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP 1987 बैच के IPS मुकुल गोयल को बनाया गया है।
वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले हैं। आईपीएस मुकुल गोयल इससे पहले बीएसएफ के एडिशनल डीजी ऑपरेशंस के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने 30 जून को रिटायर हुए मौजूदा डीजीपी एचसी अवस्थी का स्थान लिया है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आप बता सकते हैं कि पिछले डीजीपी एचसी अवस्थी का उन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में खोले जा रहे खेलो इंडिया सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कैलाश प्रकाश स्पोर्ट स्टेडियम को चुना है? आपको बताना है कि कैलाश प्रकाश स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ है। तो 9 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, मेरठ में है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करें इसकी व्याख्या की, तो स्टेडियम में एथलेटिक्स का प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। साथ ही इस केंद्र में एथलेटिक्स के किसी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लखनऊ में रखी थी। अब बात करें इसकी व्याख्या की, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इस स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा और इस परियोजना में अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इसमें 750 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सभागार और एक शोध केंद्र और एक संग्रहालय भी स्थापित होगा। इसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 45 करोड़ रुपए रखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। टोक्यो ओलंपिक से चर्चा में आई एथलीट अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं? तो यहाँ पे 11वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, मेरठ जिले की रहने वाली हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मेरठ जिले के बहादुरपुर गांव की एथलीट अन्नू रानी भाला फेंक प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक जाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यूपी के किस जनपद के डीएम सुनील कुमार वर्मा को कोरोना महामारी में सुनियोजित एवं प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने और बेहतर प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है कि डीएम सुनील कुमार वर्मा किस जिले के डीएम है। तो यहाँ पे 12वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, औरैया जिले के डीएम है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर 2 हेल्थ या स्वास्थ्य एटीएम स्थापित किए हैं? तो किस स्टेशन पर स्थापित किए गए हैं 2 स्वास्थ्य एटीएम? आपको बताना है। तो 13वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करें इसकी व्याख्या की, तो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत राजधानी लखनऊ की चारबाग रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है, जहां यात्री 50 से 100 रुपये में 16 तरीके की स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। जांच रिपोर्ट भी लगभग 10 मिनट में मिल जाया करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 14 है। किस जिले में स्थित बखीरा पश्चिम बिहार को रामसर साइट में शामिल कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है? तो यहां पर 14 का सही जवाब है सी ऑप्शन, संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा पश्चिम बिहार। सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। अब बात करें इसकी व्याख्या की, तो बखीरा पश्चिम बिहार को रामसर साइट में शामिल कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही रामसर साइट घोषित होने के बाद यह वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ जाएगा। इससे पश्चिम बिहार के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तकनीकी सहयोग व आर्थिक मदद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलेगी और क्षेत्र का पर्यटन बढ़ने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी तक 8 वेटलैंड पहले से हैं, जिसमें आगरा का सूर सरोवर, नवाबगंज पश्चिम बिहार जो उन्नाव में है और पार्वती अरंगा गोंडा में है, समान पश्चिम बिहार जो मैनपुरी में है और समस्तपुर पश्चिम बिहार जो है रायबरेली में है और सांडी पश्चिम बिहार हरदोई। साथ ही सरसई, नावर एवं ऊपरी गंगा के ब्रजघाट से
नरोरा तक का भाग रामसर साइट के रूप में पहले से ही अधिसूचित हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी विपुल भारद्वाज ने 1 मिनट में 20 बार सूर्य नमस्कार कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो आपको बताना है कि विपुल भारद्वाज किस जिले के निवासी हैं। तो यहाँ पे 15 का सही जवाब है ए ऑप्शन, महाराजगंज के निवासी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 16 है, दादरी गाजियाबाद नोएडा निवेश क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 2 जिलों गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांवों में फैला होगा, जो करीब कितने वर्ग किलोमीटर के इलाके में होगा? तो यहाँ पे 16 का सही जवाब है ए ऑप्शन, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, अमरोहा के गजरौला में स्थित इजराइल मूल की दवा निर्माता कंपनी तेवा पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पर 17 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एनजीटी ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, महाभारतकालीन पांडव टीला को एएसआई ने आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। आपको बताना है कि ये किस जिले में स्थित है। तो 18 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट कहां बनाई गई है? तो 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कानपुर में बनाई गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जापान के सहयोग से किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के तहत क्या क्या वहाँ पे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी उन्होंने, तो उसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बेड की MCH विंग और गदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, साथ ही गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रोरो जहाज और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज सहित विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं एवं कार्यों का उद्घाटन किया। और इन उद्घाटित परियोजनाओं की लागत राशि लगभग 744 करोड़ रुपए आंकी गई है। उन्होंने लगभग 839 करोड़ रुपए की लगभग कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसका व्याख्या देखते हैं। साथ ही इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और कारखियाओं में आम और सब्जी इंटीग्रेटेड पैक हाउस भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया। इसका निर्माण जापान की सहयोग से किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी में प्रसाद योजना के तहत वाराणसी का विकास चरण सेकेंड, जिसके तहत पर्यटन सुविधा केंद्र, रिवर क्रूज का विकास और 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट सेवा संचालन का भी उद्घाटन किया उन्होंने। ये इसका व्याख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 21, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले बॉक्सर सतीश कुमार का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो 21 का यहाँ पे सही जवाब है बुलंदशहर से है उनका संबंध। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले सतीश सेना में है और पहले वे कबड्डी खेला करते थे। सेना के कोचों ने उनकी अच्छी कदकाठी को देखकर उन्हें मुक्केबाजी खेलने का मौका दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस जिले के डीएम सुहास एलवाई टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले IAS अधिकारी हैं? तो यहाँ पर 22 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर के IAS अधिकारी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच पोर्ट टैक्सी सेवा के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इसकी लागत लगभग कितने करोड़ रुपए रखी गई है? तो यहाँ पर 23 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 862 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत रखी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। दोनों गंतव्यों के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने की योजना है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को यह रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके अनुसार इसकी लागत लगभग 862 करोड़ रुपए होगी और इसकी दूरी की बात करें तो 14 किलोमीटर होगी और ये भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा होगी। बात करें पॉड टैक्सी सेवा में प्रति कार 4 से 6 यात्री ही सफर कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण परियोजना फिल्म सिटी और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच मौजूद आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों को सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ने किस एक भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट विकसित किया है, जिससे अब इंसानों की वास्तविक बौद्धिक क्षमता का पता लगाया जा सकेगा। तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है सी ऑप्शन। आईआईटी कानपुर के साथ में मिलकर अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ने ऐसा एक जो है टेस्ट विकसित किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस तकनीक को विकसित करने में वैज्ञानिकों को लगभग 3 साल का वक्त लगा है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के एथलीटों को कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे 25 का सही जवाब है ए ऑप्शन। 6 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे गोल्ड मेडल जीतने वाले को। इसकी व्याख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के एथलीटों को 6 करोड़ रुपए और रजत पदक जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 26। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन सभी बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके हैं। ये योजना किस प्रदेश द्वारा चलाई गई है। तो यहाँ पे 26 का सही जवाब है बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, लेकिन अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने भी शुरू किया है ऐसी ही योजना। अब बात करें इसकी व्याख्या की तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए आरंभ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 जुलाई 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रदेश के चिन्हित 4050 बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में प्रतिमाह 4000 रुपए के हिसाब से 3 माह के 12-12 हजार रुपए वितरित किए गए। इस योजना के अंतर्गत अब कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के कारण अनाथ हुए बच्चों को भी शामिल करने का निर्णय किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने जा रही है। इन बसों का ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है। तो बताइए 27 का सही जवाब क्या होगा। तो 27 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। लखनऊ में किया जा रहा है इनका ट्रायल रन। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 28। सांसद आदर्श ग्राम योजना मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कितने और गांवों को गोद ले लिया है। तो यहाँ पे 28 का सही जवाब है डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के 2 और गांवों को गोद ले लिया है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 और गांवों को गोद लिया है। जिन गांवों को अब पीएम मोदी ने गोद लिया है उनमें रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाला परमपुर गांव और सेवापुरी विधानसभा में पड़ने वाला बरियारपुर गांव शामिल है। साथ ही सांसदों द्वारा गांव गोद लेने की सांसद आदर्श ग्राम योजना मुहिम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना है और गांव में बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, पंचायत भवन, चौपाल, गोबर गैस प्लांट, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं का विस्तार करने की योजना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस अभियान को 2014 में जयापुर गांव को गोद लेकर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश सरकार के किस विभाग ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी जमीन पर पौधे लगाइए और अनुदान पाइए योजना शुरू की है। तो यहाँ पे 29 का सही जवाब है बी ऑप्शन। वन विभाग ने ये योजना शुरू की है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो मेड़ पर 150 पौध प्रति हेक्टेयर लगाने पर 35 रुपये प्रति पौध के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान 4 साल में सरकार 4 किस्तों में किसानों को प्रदान करेगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। इनमें से कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है अम्बेडकर नगर भी सम्मिलित है, बाराबंकी भी सम्मिलित है, बस्ती भी सम्मिलित है। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो इसकी व्याख्या की बात करें तो अयोध्या के करीब 80 किमी की रिंग रोड और 275 किमी की अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग नेशनल हाईवे बनेगा। साथ ही अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 275.35 किलोमीटर तक फैला है। इसमें अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, बस्ती और गोंडा सहित 5 जिले सम्मिलित हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से गोंडा, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर के लोग भी इससे सीधे जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में पुरातत्व और संग्रहालय को संरक्षण देने और रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में एक विश्व स्तरीय भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो यहाँ पे 31 का सही जवाब है ए ऑप्शन, नोएडा में स्थापित की जा रही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर्स लिथियम आयन बैटरी की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? तो यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रेटर नोएडा में यह लिथियम आयन की फैक्ट्री स्थापित की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। केंद्र सरकार की गोबर धन योजना से बुंदेलखंड के कितने जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे 33 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 4 जिलों में जो है बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई है, बुंदेलखंड के 4 जिलों में। बात करें इसकी व्याख्या की तो केंद्र सरकार की गोबर धन योजना से बुंदेलखंड के 4 जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई है। योजना में उन गांवों को भी सम्मिलित किया जाएगा जहां गौशालाएं व पशुओं की आबादी अधिक है। साथ ही गोबर धन योजना से प्रदेश के 36 जिलों में गोबर गैस प्लांट की स्थापना पूरी की जानी है। इनमें बुंदेलखंड के 4 जिले बांदा, झांसी, ललितपुर और जालौन को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक मुश्त जमीन की रजिस्ट्री पर कितने करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क दिया गया है? तो यहाँ पर 34 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 96 करोड़ रुपए का जो है स्टाम्प शुल्क चुकाया गया है, जो अब तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। पूर्वांचल को आने वाले वर्षों में बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगी, इसके लिए किस परियोजना को शुरू किया जा रहा है? तो यहाँ पे 35 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जलकुंडी परियोजना को शुरू किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 और जुलाई 2021 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन। गूगल के यूनिवर्सिटी सर्च इंजन रैंकिंग में IIT कानपुर को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 36 का सही जवाब है ए ऑप्शन, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही जुलाई 2021 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।